हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब जो पिछले चैप्टर में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ वो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दो बातें कहता है। पहली बात ये कहता है कि हम जो सेम डायमेंशन वाली चीज़ें हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी दो सेम डायमेंशन फॉर्मूले वाली चीज़ों को हम लोग जमा या घटा कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 1 किलो कोई चीज़ ले लें और 1 किलो कोई और दूसरी चीज़ ले लें, उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो वो होगी 2 किलो की चीज़ हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई कहे कि मैं 1 किलो चीज़ को 1 मीटर वाली क्वांटिटी में ऐड कर दूं तो वैलिड नहीं कहलाएगा। आप डिस्टेंस को कभी भी किलोग्राम में ऐड नहीं कर सकते, ये इनवैलिड हो जाएगा। दूसरी बात जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है वो ये कहता है कि क्वांटिटीज जो इक्वेशंस के इक्वल के मतलब बराबर में जो बराबर की जो दाएं और बाएं साइड पर जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशंस हमेशा सेम आनी चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो हमें बहुत ही अच्छे से एप्लीकेशन समझने में हेल्प करता है डायमेंशनल एनालिसिस की। तो आगे बढ़ते हैं। आगे डायमेंशनल एनालिसिस की 3 एप्लीकेशन आती हैं। पहली, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। मतलब कि जो आज तक हमें फॉर्मूला या इक्वेशंस पढ़ाई गई हैं वो सही है या नहीं है, हमें गलत तो नहीं पढ़ाया गया। अगर हमें चेक करना हो तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो सही है या नहीं सही है, जो फॉर्मूला हमें पढ़ाया गया है वो सही है या नहीं सही है। सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि हमें कई बार किसी क्वांटिटी की डायमेंशंस नहीं पता होती, तो हम डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी एप्लीकेशन आती है वो आती है कि जब हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले पहली एप्लीकेशन जैसे कि हमने अभी बात की, पहली एप्लीकेशन में हम लोग करेक्टनेस को चेक करते हैं कि जो हमें इक्वेशन या फॉर्मूला पढ़ाया गया वो क्या सही था या नहीं सही था। पहला मैं एग्जांपल ले रही हूँ पहले आपकी 9th क्लास से। आपकी 9th क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 8 था, चैप्टर नंबर 8 मोशन। मोशन में आपने पढ़ा था 3 इक्वेशंस के बारे में, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। उन तीन इक्वेशन उन तीनों इक्वेशन को आपने याद किया होगा। उन तीनों इक्वेशन में सबसे पहली इक्वेशन ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मोशन में आपने आ, ये पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जब पढ़ी थी, अब आपने यहाँ पर जो v है और u है, v को आपने फाइनल वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेग के बारे में, फाइनल वेग को बताया था। u आपका इनिशियल वेग है यानी शुरुआती वेग। पहले आप किस वेग से जा रहे थे उसको हम u से बताते हैं, बाद में जो आपका वेग बन गया उसे हम v से बताते हैं। जैसे कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और आपने स्टार्ट किया तो आपका जो पहला वेग होगा उसे, जिससे आपने स्टार्ट किया, जैसे आप बाइक को स्टार्ट करते हो फिर आप रेस देते हो। फॉर एग्जांपल आपने 20 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया तो यू आपका 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसके बाद वी अगर आप क्या करते हो, अपनी स्पीड को बढ़ा देते हो, रेस और दे देते हो और वो 40 किलोमीटर पर आवर पे ले जाते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी। वो आपका फाइनल अंतिम वेग कहलाएगा। तो यू आपका शुरुआती वेग होता है और v आपका अंतिम वेग होता है। a आपको पता ही है, त्वरण को हम बोलते हैं, t यहाँ पर टाइम है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में आपने इक्वेशन पढ़ी थी और इन्हीं इक्वेशन को आप गति के समीकरण के नाम से जानते थे अपनी 9th क्लास में। और इसको हम क्या करेंगे, डायमेंशनली चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला जो हमें पढ़ाया गया था क्या वो सही पढ़ाया गया था या नहीं सही पढ़ाया गया था। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग ले लेंगे, जैसे कि आप अपने मैथमेटिक्स में गणित में सवालों को करते थे वैसे ही इसको अप्रोच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, v है, यानी अंतिम वेग है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, v इज इक्वल टू अंतिम वेग का हमने क्या कर दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया ऊपर से, जो हमने पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में पढ़ा था ये फॉर्मूला। तो हमने फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे क्या है, u प्लस एटी। तो हम उसके बाद u प्लस एटी को सॉल्व करेंगे, u प्लस एटी को हमने लिया और इक्वल टू में हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, u का फॉर्मूला लिख रहे हैं। u का फॉर्मूला, u का मतलब क्या है, जो आपका जो आपने स्टार्टिंग में वेग लिया है, जो आपका शुरुआती वेग है वो आपका है u। तो वेग तो वेग ही है, चाहे वो शुरुआती हो या फिर अंतिम हो। तो u को आपने शुरुआती वेग के लिए फॉर्मूला लिखा, शुरुआती वेग का फॉर्मूला आपने इसमें लिखा, फिर प्लस में क्या आ रहा है आपका ए जो आपका त्वरण होता है, त्वरण का फॉर्मूला आपने लिखा। उसके बाद टी मतलब टाइम, तो टाइम का यहाँ पे लिख दिया आपने टी की पावर 1। उसके बाद आपको पता ही है ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो ऐड हो रहे हैं, देखिए सबसे पहले u प्लस ए इंटू में टी। तो आपको मालूम है मैथमेटिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा वाले को सॉल्व करते हैं। तो गुणा वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एटी को सॉल्व करते हैं। एटी को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि जो अगर अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो टी का बेस है और पावर क्या है, -2, और इसकी पावर क्या है, 1। तो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होके -2 और +1 क्या देगा, -1 देगा हमें आंसर। अभी ये देखिए बोर्ड पे ये दोनों के दोनों डायमेंशंस क्या आई हैं, सेम आई है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, हमेशा सेम डायमेंशंस ही हम ऐड कर सकते हैं, हम डिफरेंट डायमेंशंस को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। ये भी आपके वेग की डायमेंशन है, ये भी आपके वेग की डायमेंशन है। वेग यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी मिलके वेलोसिटी का ही आपको डायमेंशन दे रही है। और आपको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, राइट हैंड साइड पे भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है। तो जो हमें पढ़ाया गया था पहला समीकरण गति का, वो सही पढ़ाया गया था। ऐसे ही आप दूसरे समीकरण को भी चेक कर सकते हैं। दूसरा समीकरण आपका आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता है, और u आपका शुरुआती वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब शुरुआती, और वेलोसिटी मतलब वेग। और यहाँ पे t टाइम प्लस हाफ 1/2 a इंटू में टी का स्क्वायर, टी की पावर 2। ये आपने क्या पढ़ा था, सेकंड द्वितीय समीकरण पढ़ा था गति का। इसको हम चेक करेंगे कि हमने सही पढ़ा या नहीं सही पढ़ा। तो सबसे पहले फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, फिर से लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, और एस क्या है, हमारा विस्थापन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और ये भी एक तरह की दूरी ही होती है, एक तरह की लेंथ होती है, इसीलिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो L1 आएगा, m और t 0 आएंगे। उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। राइट हैंड साइड पे हम लोगों को मालूम है हमारा फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हमने और इक्वल का साइन डाला। और जैसे जैसे आप लोगों को ये वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनके फॉर्मूला लिखते जाएंगे। सबसे पहले u दिखा, u का फॉर्मूला आपको पता है, इनिशियल यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआती वेग, वेग का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं तो आप लिख देंगे। टाइम का फॉर्मूला आपको t1 मालूम है। उसके बाद 1/2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, डायमेंशनली चेक कर रहे हैं। तो 1/2 क्या है, 1/2 एक नंबर है, एक कोई भी संख्या है। तो संख्या का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, कोई भी आकार नहीं होता, वो किसी भी आकार की नहीं होती, इसीलिए उसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो हम कभी भी संख्या को की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इसीलिए हम यहाँ पर उसको नहीं लिख रहे हैं। तो उसके बाद ए यानी कि त्वरण, त्वरण को हमने क्या किया, ब्रैकेट में डाल के लिखा उसका फॉर्मूला, इनटू में हमें क्या मालूम है,
टाइम का स्क्वायर दिया हुआ है, टाइम की पावर 2 दे रखी है, तो टाइम का फॉर्मूला आपको T1 मालूम है, उसको हमने क्या किया, पावर 2 लिख दिया और इस तरह से हमने इक्वेशन बना ली। इस तरह से इक्वेशन बना ली और जैसे हम गणित में इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर एडिशन करेंगे। तो पहले फिर से हम लोग क्या करते हैं, बाएं से शुरू करते हैं। बाएं में सबसे पहले ये वाली टर्म आ रही है, ये वाली टर्म में क्या है, टाइम है। टाइम में क्या है, ये बेस सेम हो जाने के कारण पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड हो जाती है तो यहाँ पे -1 है टी की पावर, यहाँ पे क्या है +1 है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, टी की 0 हो जाएगी। तो देखिए मैंने यही लिखा है m0 l1 t 0। यहाँ पर क्या हो गया, टाइम की पावर 0 हो गई। उसके बाद ऐड किया, प्लस का साइन लगाया। उसके बाद हम फिर से मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में पहले देखिए यहाँ पे पावर है तो हम सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, टी की 1 की पावर 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, टी की पावर 2 आ गई। टी की पावर 2 आ गई। बेस सेम हो जाने के कारण पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, ये मिलके बनाएंगी टी की पावर 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टी की पावर 0। ये देखिए m0 l1 t0, ये भी क्या है m0 l1 t0। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कारण हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब क्या आएंगे, उनकी डायमेंशन सेम आएंगी। यहाँ पर मैंने देखिए 2 नहीं लिखा है। 2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि डायमेंशंस को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देता है, सेम क्वांटिटी देता है। यहाँ पर हम आयाम के बारे में बात कर रहे हैं कि हम किस आयाम में अपना उत्तर को लाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ लेंथ का आयाम है, यहाँ पे भी लेंथ का आयाम है, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ का आयाम आएगा। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाते हैं, हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सॉल्व किए दो इक्वेशंस को। फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, चैप्टर हम लोग दोहरा लेते हैं। तो आज हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस किया, मतलब कि जो हमने आयाम को पढ़ा था, आयाम को एनालाइज करने की क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा। तो उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, दो बातें कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज हैं और उनकी सेम डायमेंशंस हैं, सेम आयाम है, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि 1 किलो में 1 किलो ऐड कर सकते हैं तो 2 किलो आ जाएगा। आयाम सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे भी किलोग्राम था, यहाँ पे भी किलोग्राम था और यहाँ पे भी किलोग्राम था, मतलब यूनिट सेम रहेंगे। लेकिन अगर दो अलग चीजों को ऐड करी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने 1 किलो लिया और मैं 1 मीटर की दूरी तय की और इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो ये दोनों जमा नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। उसके बाद हमने सेकेंड दूसरी बात ये कही कि जो इक्वेशन होती है, यानी कि जो समीकरण होता है, उसके दोनों साइड पे डायमेंशंस क्या, यानी कि आयाम क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, एक रहने चाहिए। तो उसके बाद हम लोग उसके बाद एप्लीकेशंस पढ़ी हमने डायमेंशन एनालिसिस की, कि कितनी एप्लीकेशंस होती हैं डायमेंशंस को, आयाम को पढ़ने की। तो 3 एप्लीकेशंस होती हैं। तो उसमें से पहली हमने एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ा कि हमारे जो फिजिकल इक्वेशन मतलब कि जो भी हमें फॉर्मूला पढ़ाए गए वो सही भी है या नहीं, उन्हें चेक करते हैं। तो उन्हें सही भी है या नहीं चेक करने के लिए हमने 2 एग्जाम्पल लिए। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक गति का पहला समीकरण था। उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन लिया, गति का दूसरा समीकरण, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपने 9th क्लास में चैप्टर 8 में पढ़ा था। इनको हमने चेक किया। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में पहले जो आपका सवाल है वो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का तीसरा समीकरण को चेक करना है कि वो हमें सही भी पढ़ाया गया या नहीं सही पढ़ाया गया। दूसरे के बाद आपको आपका प्रेशर का यानी दबाव का फॉर्मूला चेक करना है। दबाव का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि आपका बल अपॉन में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। दबाव इज इक्वल टू बल बटा में क्षेत्रफल। ये आपको सही पढ़ाया गया या नहीं सही पढ़ाया गया, ये चेक करके मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। तो ये आज हमने पढ़ा अपनी
थर्ड लेक्चर में। फटाफट से मुझे अपने जवाब भेज दीजिएगा।